अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक बेसिक छोटे से टॉपिक को, अ, जो कि है स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, इसके लिए हम दो बुक्स को फॉलो करेंगे। एक क्वांटम मैकेनिक्स की कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, जेटली की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 3 है। और एक है हमारे पास ग्रिफिथ की बुक है, इसके चैप्टर नंबर 2 में है ये टॉपिक। अच्छा, अब स्टेशनरी स्टेट्स होती क्या है? स्टेशनरी स्टेट्स हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स होती हैं जिनके तमाम ऑब्जर्वेबल्स, खास तौर पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली डेंसिटी, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। और इनकी जो एनर्जी होती है इन स्टेट्स की, वो डेफिनेट होती है। तो ऐसे स्टेट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, ये आइडियल स्टेट्स होती हैं, हाइपोथेटिकल स्टेट्स। रियल में हमारे पास ऐसी कोई स्टेट्स नहीं होती। ठीक है, अच्छा, फिर भी हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में ये बहुत सारे फिनोमेना की बेस को डेवलप करता है। ठीक है, बेस बनाते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, जैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं। ये स्टेट्स कुछ यू होती हैं, जनरल फॉर्म इसका यू है, साई ऑफ आर एन टी। पोजिशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करती है ये, लेकिन वो होती है हमारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस होती है टेम्परल टाइम और पोजिशन की। यहाँ पर हमारे पास आता है कोई भी स्पेशल पार्ट, कोई फंक्शन ऑफ आर और साथ में एक स्पेसिफिक टेम्पोरल फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी टू एच बार, ये फिक्स होगा। ठीक है, इसमें सेशन स्टेट के लिए ये साथ में लाजमी आएगा। और इसकी इस फॉर्म की वजह से ही जो इसके ऑब्जर्वेबल्स हैं उसमें से टाइम, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं रहते। जैसे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टेरिक साई होती है। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करते हैं, जो क्या आती है हमारे पास साई मॉड स्क्वायर, मतलब साई मॉड स्क्वायर हो जाएगा ये ना। अब ये इस स्टेशनरी स्टेट्स के लिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगी। वो कैसे देखते हैं? साई स्टेरिक मतलब इस साई का हमने स्टेरिक लिया तो ये हमारे पास आया। ठीक है, फाई स्टेरिक ऑफ आर, और जो अयोटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अयोटा वाले टर्म का। और इस तरह ये स्टेशनरी स्टेट को यूं ही लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो ये इस जगह ये दोनों फाई स्टेरिक और फाई हमारे पास ये आए, एक साथ लिखा हमने। और जबकि बाकी जो टेम्परल पार्ट है दोनों, उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है, उसके पावर बेसिस से हमें तो पावर एड हो जाएगी। और ये हमारे पास अल्टीमेटली ये पावर जीरो, तो किसी भी चीज़ की पावर जीरो तो वन आता है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा स्पेशल फंक्शंस, ये। ठीक है, फाइव स्टेरिक ऑफ आर एंड फाइव ऑफ आर का जो प्रोडक्ट होगा फाइव मॉड स्क्वायर आएगा। और ये फाइव आर मॉड स्क्वायर क्या है? मतलब यही है ना, यही साई ये है, बस सिर्फ टेम्परल पार्ट नहीं है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि साई ऑफ वेक्टर आर, टाइम नहीं है बीच में। ठीक है, टाइम की जगह जीरो लिख लिया, यहाँ बस नेग्लेक्ट कर दी। तो मतलब ये है कि स्टेशनरी स्टेट्स जो कि टाइम पे डिपेंड तो करते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, लेकिन इनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, उसमें आप टाइम लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसके बाकी ऑब्जर्वेबल्स, जैसे हमारे पास एनर्जी है, हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से एनर्जी आती है ना, तो उसमें भी ये जो टाइम है वो टेम्पोरल पार्ट कैंसिल हो जाते हैं कुछ यूँ ही ना। यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखूँ, एनर्जी लिखूँ ना कुछ यूँ ना, एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इंटीग्रल ऑफ हमारे पास यही स्पेशल पार्ट बचेंगे, साथ में हैमिल्टोनियन होगा ना इसका स्टेरिक, और साथ में ये पाई ऑफ आर, और इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस यानी डी क्यूब आर। ठीक है, तो इस तरह मोमेंटम है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो जीरो होती है ना, ऑड ऑपरेटर है, पर जीरो में भी तो टाइम नहीं है ना। और इस तरह पोजीशन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इन स्टेशनरी स्टेट्स के लिए, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है जी। अब
ये स्टेट्स हमारे पास आती कहाँ से है? जब हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या टाइम डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हैमिल्टोनियन से। अगर आपका हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या कि हैमिल्टोनियन में जो आपका पोटेंशियल है, स्पेशली पोटेंशियल है, वो टाइम इंडिपेंडेंट है या नेचुरल पोटेंशियल है, तो तब आपका श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट जो भी हो, उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स आएंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि इस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस स्टेशनरी स्टेट्स तब आएंगे जब आपका वेव फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो कि पोजीशन और टेम्पोरल का डिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर डिपेंड करता हूँ या एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस। लेकिन अब हमें ये नहीं पता एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस है इम्प्लिसिट डिपेंडेंस पर, एटलीस्ट इतना है कि इंडिपेंडेंटली पोजीशन और स्पेस पे डिपेंड करता हूँ, इंडिपेंडेंटली पोजीशन और स्पेस में इवॉल्व होता है कोई सिस्टम। अब क्लासिकली आप इसको कैसे इवॉल्व, हम इसको ना विजुअलाइज के क्लासिकली कर सकते हैं, ठीक है। हम आप फर्ज करो आपके पास कोई क्लासिकल पार्टिकल है, उसकी ट्रेजेक्टरी है। क्वांटम मैकेनिक्स में तो आप ट्रेजेक्टरी को डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते किसी पार्टिकल की। किसी से पार्टिकल तो होता नहीं है, पार्टिकल तो कहना ही नहीं चाहिए ना। किसी सिस्टम की आप ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि एक वेव की फॉर्म में होता है। तो वेव एक सर्टेन रीजन में होता है, एक लोकलाइज्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख लें एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस कुछ जो दी गई है, ये टाइम और यहाँ पे कोई भी अदर ऑब्जर्वेबल दैट डिपेंड ऑन टाइम, वो जो टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ p ऑफ x कर लो, ऐसे कोई ये p ऑफ x इस पे डिपेंड कर रहा हो, जबकि x बजाते खुद t पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये होती है इम्प्लिसिट डिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा विजुअलाइजेशन के लिए हम दो मजीद ट्राई करते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट को लेते हैं, जिसमें एक है हमारे पास स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव कुछ यूं ही होता है ना, तो इसके नोड्स और फेज, नोड्स और ये नोड्स है, ये एंटी नोड्स, ये दोनों अपेयर और डिसअपेयर होते हैं, साथ में इनका फेज कंटिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। फेज कंटिन्यूसली चेंज होता है, लेकिन इनकी जो एम्पलीट्यूड्स होती है ना, स्टैंडिंग वेव की जो एम्पलीट्यूड होती है वो कांस्टेंट रहती है। और इसी को अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होती है वो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होता है ना, वो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो मतलब एम्पलीट्यूड क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टैंडिंग वेव की जैसी एम्पलीट्यूड्स कांस्टेंट रहती है, तो इसी तरह हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेशनरी स्टेट्स की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी एम्पलीट्यूड के अमाउंट का स्क्वायर जो होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। स्टेशनरी स्टेट्स को विजुअलाइज करने के लिए एक और क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो, जैसे कि सिंपल पेंडुलम में एक बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग, तो ये ऑसिलेट अगर कर रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होगी एजेस पे, क्योंकि एजेस पे आके एक बार एक्सट्रीम पे एक बार ये रुकता है, जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसके बाद दोबारा वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है अप्रोचिंग टुवर्ड्स मेन पॉइंट। जब मेन पॉइंट की तरफ जब आता है, मतलब सिंपली ये है कि सिंपल पेंडुलम की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी फाइंड करने की, कि ज़्यादातर चांस है भाई 70% फर्ज करो, कुछ ज़्यादा एजेस पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे बहुत ही कम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से बहुत क्विकली गुजर जाएगा। तो हम कम कह सकते हैं कि भाई ये 70% चांस है कि ये बॉब यहाँ पर हो और बाकी 30% यहाँ पे। तो अगर ये कोई ग्रेविटी या कोई फ्रिक्शन इसकी मोशन को इफेक्ट नहीं कर रहा, इसकी डेफिनेट कोई एनर्जी है इस क्लासिकल बॉब की, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह स्टेशनरी स्टेट्स की भी जो प्रोबेबिलिटी है क्वांटम मैकेनिक्स में वो चेंज नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे क्लासिकल बॉब की
प्रोबेबिलिटी सेम हो रही है, अगरचे बॉब मूव कर रहा है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इनका ओरिजिन क्या है? असल में जब हमारे पास हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट होता है ना, यहाँ पे कोई भी इसका ये क्लासिकली लिखते हैं तो टी प्लस पी। ठीक है, अगर क्वांटम मैकेनिकली आपने लिखना है तो माइनस एच पावर स्क्वायर 2m प्लस डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अगर आपका ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आपकी जो श्रोडिंगर की सॉल्यूशन है, हमने कहा कि वो उसके सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट्स आएंगे। तो अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वही के जो श्रोडिंगर के सॉल्यूशन है वो स्टेशनरी स्टेट्स आएंगे। मतलब मेन जो ओरिजिन है ना वो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स आएंगे सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। असल में हमारे पास कोई भी ऐसा पोटेंशियल होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए हमारे जो रियल वर्ल्ड के सिस्टम्स होते हैं उनमें ना पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी रियल आपके पास कोई सिस्टम है, फर्स्ट करेक्ट सिस्टम है जिससे हम इस वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम की कोई डेफिनेट एनर्जी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी डेफिनेट हो जाती है तो क्वांटम अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। वो क्वांटम मैकेनिक्स में तो वैसे भी देखिए आपका जो रियल है सिस्टम है, फर्स्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन ले लो तो वो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के साथ वो एनर्जी रिलीज करके नीचे आएगा, एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा। ये मतलब बहुत शार्ट टाइम में ये प्रोसेस होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी एनर्जी की एक रेंज होगी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ मतलब यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये एक रेंज है इसकी एनर्जी की। तो ये डेफिनेट एनर्जी इसकी नहीं होगी कि भाई ये सिर्फ ये इधर ही ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसी जगह पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी हमारे पास जो क्वांटम स्टेट्स होते हैं उनकी भी तो एक रेंज होती है एनर्जी की। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो हमारे पोटेंशियल्स होते हैं ना रियल वर्ल्ड के, या मैं क्या कहूँ रियल वर्ल्ड, हाँ, जो हमारे रियल सिस्टम्स हैं उनके पोटेंशियल्स भी हमेशा टाइम डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे कि फर्ज करो आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है किसी पोटेंशियल में, कोई भी आपके पास यहाँ पे कोई पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल के साथ इसकी इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन अब ये ये मोशन में है, मेरे इलेक्ट्रॉन तो मोशन में ही होगा। तो जैसे-जैसे मूव करेगा तो इसकी जो इंटरेक्शन है इस पोटेंशियल के साथ वो भी चेंज होगी। ठीक है? तो इसकी पोज़ीशन और इसकी अ, जो अ, पोटेंशियल है वो दोनों टाइम डिपेंडेंट होंगे। ठीक है? मतलब वो उस एनर्जी के साथ, उस वेलोसिटी के साथ के जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन क्यों हम पोटेंशियल कहते हैं, तो पोटेंशियल वो भी चेंज होता रहेगा। तो इस तरह वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट होती है ना? टाइम के साथ चेंज, किसी चीज़ की चेंज, पोज़ीशन की चेंज को हम इलास्टिक कहते हैं। तो इस तरह पोटेंशियल भी इसका भी टाइम डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसा लग अगर अगर ये कोई रियल सिस्टम हमारे पास न स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं, न कोई ऐसा सिस्टम होता है, सिंगल सिस्टम हमारे पास नहीं होता। स्टेशनरी स्टेट्स जो होती है ना, वो सिंगल पार्टिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ना हमारे पास कुछ सिंगल पार्टिकल सिस्टम होता है, हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी एटम में होगा, किसी सर्टेन रेंज में होगा, किसी सिस्टम का होगा, वो अकेला नहीं होगा। तो न स्टेशनरी स्टेट्स हमारे पास रियल में है होती है, न कोई सिस्टम होता है जिसको ये डिस्क्राइब कर रही है। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? हाँ, हाँ, ये है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम भी तो हमारे हाइपोथेटिकल सिस्टम्स है ना, कि ये है आपने किसी कोई पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल आपने एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें इसको न कोई फ्रिक्शन है, न इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, न बाकी पार्टिकल्स के साथ इसकी कोई इंटरेक्शन है, न किसी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह इस तरह की उसमें नहीं है। तो ये भी तो हाइपोथेटिकल है, आइडियल कैसी है ना, ये भी तो रियल ना हुआ।
लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप आइसोलेट कर सकते हो किसी पार्टिकल को ऐसे, तो फिर आप उस पार्टिकल के लिए स्टेशनरी स्टेट्स को यूज़ कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी एनर्जीज़ वगैरह को आप उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा ऐसे सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है? उनको भी आप स्टेशनरी स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टेशनरी स्टेट का एक फ़ायदा ये है कि ये कंप्लीट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है? ऑर्थोनॉर्मल और कंप्लीट रिलेशंस तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसे स्टेट्स हैं फाइन, उसका आउटर प्रोडक्ट ले लो फाइन के साथ, सब पे सम कर दो, इनके ऊपर सम कर दो और ये आइडेंटिटी आए तो हम कहते हैं कि भाई ये जो स्टेट्स है ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके पास जैसे आई हेड, जे हेड, के हेड, ये आपके पास 3D के कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं। ये जो वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स है ना, ये 3D के लिए कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं। मतलब आप 3D का कोई भी वेक्टर ले लो, आप इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है 5i प्लस 7j प्लस 8k। अब इस तरह कोई और है 3i, साथ में ही आई हेड ही आएगा ना, जे हेड ही आएगा, साथ में के हेड ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो। तो मतलब इनके टर्म्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्लीट बेसिस हर हर एक 3D के हर एक वेक्टर को आप आई जे के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी और वेक्टर की आपको यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कंप्लीट बेसिस फॉर्म करते हैं। और 2D के लिए कोई भी आई जे या जे के इस तरह। अच्छा, उसके अलावा ऑर्थोनॉर्मल का तो आपको पता है कि ये कोई भी दो स्टेसिस का जो नॉर्म है अल्फा या इस तरह कोई m और n हो ना, तो m और n के बराबर होता है। जब दोनों सेम होगा तो 1 और डिफरेंट होगा तो 0। डिफरेंट मतलब ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्टेट्स। अगर 0 आता है तो मतलब ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो और साथ में इनका नॉर्म भी 1 हो, तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं ना, आप चेक कर सकते हो कि इनका जो नॉर्म है, स्टेशनरी स्टेट्स जिनको हम वहाँ पे हमने लिखा ना, फाई ऑफ आर into specific exponential term e power minus beta e t divided by h bar, ठीक है? ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट करनी सारा आर एन टी। ये स्टेशनरी स्टेट, ये स्टेशनरी स्टेट जो है ना, ये कंप्लीट भी है और कंप्लीट बेसिस भी फॉर्म करती हैं हिल्बर्ट स्पेस के लिए, और साथ में ये 3D स्पेस के लिए करते हैं ना, इसलिए हिल्बर्ट स्पेस के लिए करते हैं। तो उसके अलावा ये ऑर्थोनॉर्मल भी है, ठीक है? मतलब इनका नॉर्म भी 1 आता है और ये ऑर्थोगोनल भी है। डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे डिफरेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट, यहाँ पे आपकी एनर्जी डिफरेंट, तो तब जो है ना वो ऑर्थोगोनल रिजल्ट आएगा, मतलब 0 आएगा डिफरेंट के लिए, सेम के लिए 1 आएगा। अगर ये कोई भी हमारे पास स्टेट्स अगर कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करती है, तो फिर हम उनकी टर्म्स में हम किसी भी वेव फंक्शन को ले सकते हैं। फर्ज करो ये कोई भी वेव फंक्शन, ऐसे स्टेशनरी स्टेट में भी नहीं है। अच्छा, स्टेशनरी स्टेट इस वक्त मैं इनको ले रहा हूँ, फाई सब आई इंटू ई माइनस बेटा ई, फाई आयोटा ई सब आई टी डिवाइडेड बाय एच बार। इसको ना मैं स्टेशनरी स्टेट्स की एक जनरल स्टेशनरी स्टेट ले रहा हूँ, समेशन आएगा तो स्टेट्स आ जाएगी ना, आई इज इक्वल टू 1 टू जो भी ले रहे हो एन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नजर आ रहा है, हाँ आपके पास वो आगे आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये इनकी टर्म्स में हम किसी भी जनरल स्टेट्स को, यहाँ पे ये स्टेशनरी स्टेट नहीं है, मैं कोई और एनी जनरल कोई भी स्टेट को मैं साई ले रहा हूँ, आप ये लिख दो, काई लिख दो, तो किसी भी स्टेट को आप इन स्टेशनरी स्टेट की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करती है। अच्छा, स्टेशनरी स्टेट्स का एक और भी है कि हम स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में ये कह रहे हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं है ना, कि ये हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है। स्टेशनरी स्टेट्स रियल में होती ही नहीं है। लेकिन एक बात है, हमने कहा कि स्टेशनरी स्टेट्स सिंगल पार्टिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई दो सिस्टम है,
एक ये एक E1 एक 2 इलेक्ट्रॉन है, E2 है। तो आप E1 के लिए ये एक स्टेशनरी स्टेट है, फर्ज करो एक सिंगल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए आप स्टेशनरी स्टेट लिखते हो ये, ठीक है। और E2 के लिए दूसरे पार्टिकल, कोई भी दूसरा पार्टिकल है उसके लिए स्टेशनरी स्टेट आप phi2 of r into E2 T2 ये लिखते हो। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, मतलब ये अलग-अलग आपने उठा लिया और आपने किसी बीकर या किसी भी चीज़ में बंद कर दिए, किसी भी पोटेंशियल में डाल दिए, चलो ठीक है। तो ये अब दोनों को कंबाइनली आप अगर कंसीडर करोगे तो आपका ये सिस्टम या ये सिर्फ E2 या E1 नहीं है, कंबाइनली दोनों का, दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे सिस्टम है। तो इन दोनों के लिए कंबाइनली आपको वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा। सही ऑफ आर टी फर्ज करो अगर इनका कंबाइन इन वेव फंक्शन है, तो कैसे हम लिखते हैं, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं कि इसका वेव फंक्शन सम कांस्टेंट प्लस दूसरे का वेव फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट, ये होती है हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसको ना मैं ये चेक बताना चाह रहा था कि जो अगर हमारे एक से ज़्यादा सिस्टम्स है, ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल से सिस्टम्स है, तो उसके लिए अगर आप स्टेशनरी स्टेट्स रखोगे तो यार इन इनकी सिंगल पार्टिकल के जो स्टेट्स है वो स्टेशनरी है, लेकिन आप अगर कंपोजिट लोगे तो वो स्टेशनरी नहीं रहेंगे। उनका जो फंक्शन वो टाइम पे डिपेंड करेगा। कैसे, देख लो यहाँ पे स्टेरिक साइड हमने कर लिया, ये जो फंक्शन था यहाँ पीछे वाला इसमें पुट किया। जब यहाँ पे ये कह रहा था कि क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो टेम्पोरल पार्ट गायब हो जाएगा। यानी ये जहाँ जहाँ जब हो ना ये आयोटा E1 टी एच बार और माइनस आयोटा E1 टी एच बार, जब ये इस तरह सेम वाले मल्टीप्लाई होंगे और साइन डिफरेंट होगा तो जीरो हो जाएंगे, उनके पावर जीरो हो जाएंगे। तो मतलब वहाँ पे टेम्पोरल पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पे डिफरेंट होंगे तो वहाँ पे टेम्पोरल पार्ट बचेगा। अ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो साई ऑफ वेक्टर आर एंड टी मॉड स्क्वायर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि एक ऑब्जर्वेबल है इस दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो उसका इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जबकि उनकी सिंगल पार्टिकल जो स्टेट है वो स्टेशनरी थे, तो भी इनकी प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं रहती। तो हाँ, ये अब रियलिस्टिक है, तो इनको ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम स्टेशनरी स्टेट्स अगर से हमारे पास रियल में कोई ऐसे स्टेशनरी स्टेट्स या ऐसे ऐसे सिस्टम्स नहीं होते जिसको स्टेशनरी स्टेट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट आइसोलेटेड और उसको छोड़ के ना ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स सिस्टम्स को। तो ऐसा लगता है कि भाई ये देखो कोई फायदा ही नहीं है जब कोई ऐसा ना हमारे पास स्टेट्स है रियल में, हम ऐसे ही बस सोचते जा रहे हैं कि भाई स्टेशन स्टेट स्टेशन स्टेट। तो लेकिन फिर भी उनके फायदे हैं, ठीक है। कंपोजिट सिस्टम के लिए रियलिस्टिक है, ठीक है। तो ये था स्टेशन स्टेट, हमने डेरिवेशन नहीं की।